चल रहा होगा, टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये 2D मोशन है। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ एंड रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। दो ऑब्जेक्ट चल तो रहे थे। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ एंड रिलेटिव मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। दो ऑब्जेक्ट चल तो रहे थे लेकिन दे आर बाउंडेड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। एग्जांपल सर्कुलर मोशन, एक प्लेन पे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, कर्व पे ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, टू डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये 2D मोशन होता है। बच्चे को लगता है सर मोशन इन अ प्लेन ज्यादा मुश्किल होता है 1D से। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इस तरीके से 2D का फील कराऊंगा कि आपको 1D मोशन से भी ज्यादा आसान लगेगा। बिल्कुल 2 डायमेंशनल मोशन 1D मोशन से ज्यादा इजी बना दूंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना होगा वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से ट्रीट करता है और वेक्टर होता क्या ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछूं, मान लो आप क्लास में बहुत उदास बैठे हो, मैंने पूछा साहब क्या हुआ? सर फीवर हो रहा है। कितना? आपने बोला 100 फीवर हो रहा है सर। 100 क्या? 100 हाथी, 100 घोड़ा, 100 क्या? आपने बोला 100 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने पूछा किधर, किस तरफ है 100 डिग्री सेल्सियस? तो बोलो सर टेम्परेचर है, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होता। अच्छा हाँ, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करते टाइम डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। अगर डायरेक्शन पूछ दो तो अजीब लगता है। जैसे आपका वेट कितना है? सर 100 किलो का हो गया हूं मैं। किस तरफ से 100 किलो? सर वेट तो 100 किलो होता है, मास तो मास है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे मास, कोई डायरेक्शन नहीं, टेम्परेचर, अच्छा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी है तो एनर्जी इज एनर्जी, अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं होता, वर्क कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी कैसे माने जाते हैं? स्केलर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ इसका क्या होगा? आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें इंफॉर्मेशन ही अधूरा दिया है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और मैं बोलूं कि इस पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ क्या होगा? तो डिपेंड इस बात पे करता है कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है। तो फोर्स का सिग्निफिकेंस बिना डायरेक्शन का कुछ होता ही नहीं। अगर मैं इस पे फोर्स आगे की तरफ लगाऊं 10 न्यूटन का, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ कंप्रेस करूं तो एक्सेलरेट ही नहीं होगा। इस डायरेक्शन में लगाऊं तो अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मायने रखता है। कितना और किधर, और जितना मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंस है उतना ही डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस है। वेलोसिटी, हाउ फास्ट एंड वेयर। देखो कितना बढ़िया, दो वर्ड में वेलोसिटी और स्पीड को डिफरेंशिएट कर दिया हमने। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? हाउ फास्ट एंड वेयर, कितना तेज और कहां, ये होता है आपका वेलोसिटी। ये डायरेक्शन बता रहा है। वेयर, स्पीड, कितना तेज होता है। अगर मैं वेलोसिटी बताऊं तो बिना डायरेक्शन की वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो उनको हम कहते हैं वेक्टर। लेकिन रुको, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। एग्जांपल करंट, मान लो यहां पे वायर में इधर से करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर और यहां से करंट आया 90 डिग्री एंगल पे, दूसरा वायर है 4 एम्पियर। क्या ये 90 डिग्री पे सम करके 5 एम्पियर करंट बनेगा? क्या नहीं सर, 7 एम्पियर होगा। मतलब ये डायरेक्शन है, बट ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको फॉलो नहीं करता। इसीलिए करंट को हम बोल देते हैं कि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है डायरेक्शन होते हुए। डेंसिटी स्केलर है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। मोमेंटम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। दूसरी बात, स्केलर कैसे एडिशन को फॉलो करते हैं? एकदम सिंपल एडिशन को फॉलो करते हैं। जैसे 3 kg + 2 kg = 5 kg।
अगर मास में मास को ऐड करोगे तो मास बनेगा। मास कुछ है, उसमें थोड़ा मास और ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो मास रहेगा। लेकिन वेक्टर एडिशन एक अलग तरह का एडिशन है। वहां पे एक फोर्स लगाया मैंने एक ऑब्जेक्ट पे, मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट लिया m मास का, और मैंने यहां पे फोर्स लगाया, देखो यहां पे फोर्स लगाया ऐसे F 10 न्यूटन, और मैंने इधर से भी फोर्स लगाया F 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का फोर्स लगा सर? 10 न्यूटन के दो फोर्स लगाए, दोनों ऐड करके कितना होगा? नो फोर्स। F1 प्लस F2, दो फोर्स का समेसन मे बी नो फोर्स। इस कंडीशन में देखो नो फोर्स, फोर्स प्लस फोर्स बराबर नो फोर्स। तो इनका एडिशन एक अलग तरह का ही होता है। दोनों में एक और खास डिफरेंस है, अगर मैं किसी स्केलर को चेंज करना चाहता हूं तो उसको चेंज मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को ही चेंज करके कर सकता हूं, डायरेक्शन तो है ही नहीं। देखो यहां पे कैन बी चेंज ओनली बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। किसी स्केलर को सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके ही अपन चेंज कर सकते हैं, उसके पास डायरेक्शन होता है। जैसे स्पीड, मान लो एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ही लगातार चल रहा है, तो क्या स्पीड चेंज हुआ? नहीं, स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन वही वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली और मैग्नीट्यूड ओनली। कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, कैन बी चेंज बाय डायरेक्शन ओनली और चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर को अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, बस मैग्नीट्यूड को सेम रखते हो तो वेक्टर चेंज हो जाता है। देखो ना, यही तो समझाया था। ये 10 न्यूटन का फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं, ये 10 न्यूटन का फोर्स है इधर से लगा रहा हूं, क्या दोनों सेम ही फोर्स है? नहीं, ये फोर्स और ये फोर्स डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। समझ आई ये बात? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन वेक्टर का जरूरी था। अब है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी वेक्टर के पास होता क्या है सर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर के पास मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले ये समझो कि स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास है, सिंपल m लिखते हैं, मास है। स्पीड को v लिखते हैं, बस मैग्नीट्यूड है बस। लेकिन अगर कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स या a मान लो कोई वेक्टर है, तो उसके सर पे ये एरो लगा देते हैं। एरो क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहा है। बिना एरो का वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो कि तुम रास्ते से हाईवे पे चल रहे हो, अचानक से हाईवे पे टर्निंग आया, कुछ इस तरह का टर्निंग है ना, और यहां से लिखा हुआ है कि कोटा 300 किलोमीटर, और यहां लिखा हुआ पटना 800 किलोमीटर। अब तुम यहां पहुंचे, अब तुम किधर घूमोगे? तुम्हें कोटा जाना है, कोटा 300 किलोमीटर है, तुम्हें पता है, कोटा 300 किलोमीटर तुम्हें पक्का पता है, और पटना 800 है, तुम्हें जाना कोटा है, तो किधर जाओगे बताओ? सर 300 किलोमीटर है, लेकिन यहां तो एरो दिया ही नहीं कहीं। देखो ना, लिखा है पटना, कोटा और पटना, एरो दिया ही नहीं। तो यहां पे देखोगे तो ऐसे लिखा होता है कोटा और ऐसे एरो दिया होता है, पटना ऐसे एरो दिया होता है। मतलब ये कह रहा है कि कोटा जाने के लिए इधर जाइए और पटना जाने के लिए इधर जाइए। जो ये एरो बना है ना, इसी को हम कहते हैं वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सर पे हम क्या लगा देते हैं? एक एरो लगा देते हैं, जो उसके डायरेक्शन को बताता है। उसके पास है वैसे क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है सर, लेकिन एरो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। देखो यहां पे इस वेक्टर को मैंने लिखा, इसके मैग्नीट्यूड को a और इसका डायरेक्शन a क्या है। तो कहीं a वेक्टर लिखा हो तो आप उसको देख के बोलेंगे इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। उसका मैग्नीट्यूड सिंपल हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके डायरेक्शन को a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बढ़िया सर, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड, और ये आपका डायरेक्शन। अगर मुझे इस वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन पता करना है तो मैं यहां से डायरेक्शन a कैप इज इक्वल टू लिख सकता हूं a वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। अब मैं उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। अच्छा, कहीं पे ऐसा लिखा हो a वेक्टर का मॉड, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं, ये रिप्रेजेंट तो वेक्टर का ही, वेक्टर को ही कर रहा है, बट उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। आप इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर,
इसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये था मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का होता है कि एक लाइन खींच लेते हैं, वहां पे हम बना लेते हैं एक एरो। इस एरो को हम कहते हैं हेड, और असल में ये यूज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये क्या बताता है, डायरेक्शन। इसका एरो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आगे की डायरेक्शन को होता है, और इसका जो लेंथ होता है बेटा वो बताता है मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। और ये जहां पे ओरिजिन हो रहे हैं, जहां पे इसका टेल है, इसको क्या बोलते हैं अपन, टेल। ये क्या बताता है, ये बताता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट पे वेक्टर एक्ट हो रहा है, इसका लेंथ बताएगा इतना वेक्टर एक्ट हो रहा है, और इसका जो हेड है वो बताएगा इसका डायरेक्शन। मान लो यहां पे मैं दो वेक्टर बनाऊं ऐसे, एक वेक्टर ये बनाया और एक वेक्टर ये बनाया। इन दोनों वेक्टर के बारे में क्या कहोगे, इन दोनों वेक्टर पे अगर मैं बोलूं कि कमेंट करो कि क्या कहोगे इन दोनों वेक्टर के बारे में, तो आप कहोगे कि हैव अ सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अच्छा सर, अगर ऐसा वेक्टर मैं बना लूं तो उस पर क्या कमेंट करेंगे आप, ऐसा वेक्टर बना लूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ध्यान से सोच के बताओ, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? यस, देखो दोनों का लेंथ सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको लिखोगे ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। सर ये क्या लिख दिया, बेटा मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इक्वल लिख सकता हूं, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस से रिप्रेजेंट करो। और इसको फिजिकली भी सोचो, अगर मैं ए और बी को ऐड कर दूं, क्या कर दूं बेटा, ए और बी को ऐड कर दूं, तो ए और बी को जैसे मैं ऐड करूंगा तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 0। ए आगे बी पीछे, उतना ही जितना ये आगे उतना ही ये पीछे, डायरेक्शन अपोजिट लेंथ से, तो ए प्लस बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है, आप देखिए अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आपको समझने में दिक्कत आएगा, विजुअलाइज करने में दिक्कत आएगा। प्रॉपर्टीज क्या देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। इफ वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स्ड, देन वेक्टर रिमेन्स सेम। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर बनाया मैंने, ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर दूं, इसकी डायरेक्शन और लेंथ सेम रहना चाहिए। इसका डायरेक्शन देखो कहां है, आगे की तरफ, इसका लेंथ भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं यहां बना लेता हूं, ये भी ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। सर इसमें ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे 0,0 पे था वो ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं करता। इसको आप शिफ्ट करके नीचे बना सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना है, इसका लेंथ और डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, तो ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसको रिप्रेजेंट करेगा ये ए वेक्टर को। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको उठा के यहां बना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उठा के यहां बना, अब पैरेलली उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो सर ये वेक्टर है, इसको फिक्स रख के मैं इसको इधर घुमा देता हूं, तो ये वेक्टर नहीं रह जाएगा, डायरेक्शन ही चेंज हो गया ना। मैग्नीट्यूड सेम रहा लेकिन डायरेक्शन देखो बदल गया। तो यहां पे लिखा है बट रोटेशन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड, बट रोटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि रोटेशन करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर आप कहो कि सर मैं 360 डिग्री से घुमा दूं तो ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री से घुमाओगे तो जहां वेक्टर था घूम के घूम के घूम के घूम के वही आ जाएगा। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर इज नॉट अलाउड, बट एट अ 360 डिग्री की तो बात ही अलग है ना, वो वहां से घूम के वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेक्टर को पैरेलली उसको आगे लेंथ और डायरेक्शन फिक्स रखते हुए पीछे नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं समझिएगा। स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर के बीच में दो एंगल बनेगा। कहीं भी वेक्टर रखते हो तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर रख दूं, ये वेक्टर रख दिया और ये वेक्टर रख दिया, तो एक देखो इस तरफ से बन रहा है, इस तरफ से बन रहा है, दो एंगल बन रहा है।
उसमें से आपको स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर मानते हैं, स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द देम व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू हेड और टेल टू टेल टुगेदर। अब मान लो एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल एक साथ है, तो उनके बीच में एंगल करेक्टली डिफाइन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर बनाया अपन ने, ये वेक्टर बनाया अपन ने ए और ये वेक्टर है बी, ये दो वेक्टर बनाए। तो एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दोगे, मतलब एक के, इसको हिंदी में कहते हैं हेड को सिर, तो इसको कहते हैं पूंछ, एक के सिर पे दूसरा पूंछ रख के खड़ा हो गया तो एंगल डिफाइन नहीं होगा। ये अगर आप कहें कि सर ये वाला एंगल ठीक हो जाएगा क्या, ना, गलत है। क्या ये वाला एंगल बीटा बाहर से ले लूं क्या, ना, गलत है। दोनों एंगल गलत है। कैसे डिफाइन करेंगे? दोनों का टेल और टेल एक साथ होना चाहिए और दोनों का हेड और हेड एक साथ होना चाहिए, तो है ही नहीं, ऐसे बनाए दोनों वेक्टर, ए रहा ये और बी रहा ये। देखो ए का हेड है ये एरो और बी का टेल यहां पे। अब कैसे डिफाइन करेंगे आप? अब सोच के देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, है ही नहीं दोनों का टेल और हेड और हेड एक साथ। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी, ये वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ बाय कीपिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए वेक्टर को आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर है तुम्हारा बी, इसको पीछे ले जाओ तो देखो ऐसे बनेगा। ए वेक्टर को एज इट इज रहने दो, देखो ए का मैग्नीट्यूड और लेंथ वही रहने दिया। बी को धीरे धीरे पीछे लाया, तो बी को जैसे ही मैं धीरे धीरे पीछे लाया तो इसका लेंथ वही रहा, देखो डायरेक्शन सेम रहा, दोनों का टेल और टेल मैच कर गया। देखो दोनों का हेड और हेड मैच कर गया। तो इन दोनों के बीच में दो एंगल बन रहा है, एक थीटा ये वाला, ये सही एंगल है। इधर से जो एंगल बनेगा वो सही एंगल नहीं है। अच्छा सर एक काम करते हैं, अपन ये भी तो कर सकते हैं, बी को रहने दो, ए को आगे ले जाए। हाँ ये भी कर सकते हैं। ये देखिए बेटा बी एज इट इज रह गया और ए को धीरे धीरे आगे शिफ्ट कर दीजिए। तो ए को धीरे धीरे आगे शिफ्ट कर देंगे तो ए यहां आ जाएगा। ये होगा इन दोनों के बीच का सही एंगल, ये होगा इन दोनों के बीच का सही एंगल। देखो ए को आगे शिफ्ट कर दिया तो ए का टेल और बी का टेल मैच कर गया, तो सही एंगल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल देखिएगा ध्यान से 120 डिग्री है। चलो ठीक है, ए और बी देखो अच्छे से डिफाइन किया। क्या ये और बी के बीच का एंगल सही है? हाँ सर सही है, क्योंकि दोनों का टेल और टेल मैच कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ये v वेक्टर तो सही है, माइनस बी क्या होता है? माइनस बी होता है सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट ऑफ डायरेक्शन एज बी। बी का निगेटिव लेने का मतलब ये है, बी का निगेटिव लेने का मतलब ये है कि बी का और माइनस बी का लेंथ वही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। देखो ये बी है ना, ये देखो ये होगा तुम्हारा माइनस बी, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल विद द सेम मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली एंटी पैरेलल विद द सेम मैग्नीट्यूड ये होगा। ये टोटल एंगल कितना बनना चाहिए? 120। तो ये कितना हो जाएगा साहब? ये, क्योंकि ये माइनस बी और ए का दोनों का टेल यहाँ पे मैच कर रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा मान लो कुछ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू कितना होगा बोलो? 60 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है, आ गया थीटा, ये रहा थीटा, ये एंगल सही है गलत है? ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहां देखो ना, ये इलस्ट्रेशन करा है, ये इलस्ट्रेशन है। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में रैंडम वो नाम यूज कर लेते हैं। बच्चा घबराता है ये क्या बोल गया, जैसे ऑर्थोगोनल वेक्टर। नीट 2015 में बोला था टू वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन फाइंड अल्फा। अब बच्चे को ऑर्थोगोनल का ही नहीं पता, तो ये पता होना चाहिए बेटा। देखो ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। दो वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या सर इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, परपेंडिकुलर होने चाहिए बस। और ये भी जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, ऐसा भी हो सकता है ऑर्थोगोनल हो, ये भी ऑर्थोगोनल है।
एंगल क्या होना चाहिए बस 90। ये ए और बी क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है बेटा। अच्छा देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तभी आप उसको इक्वल कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ए वेक्टर है और ये मैंने बनाया बी वेक्टर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था इक्वल वेक्टर क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है ना। अब जा सकते हैं देखो पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड ना, पैरेलल पैरेलल, ये पैरेलल हो सकते हैं क्या, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये पैरेलल हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ये पैरेलल है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि सेम, हैव अ सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड का कोई कंडीशन नहीं। ठीक है। अच्छा मैं बोलूं कि पैरेलल वेक्टर क्या इक्वल वेक्टर होंगे, नहीं। क्या इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, हाँ इक्वल होंगे तो पैरेलल होंगे तभी तो इक्वल हो पाएंगे। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन सेम होना चाहिए तो पैरेलल बोल देंगे। अच्छा एक होता है एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट देखो एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है दे आर अलोंग अ एक्स वन एक्सिस, अ सिंगल एक्सिस। वेक्टर्स along the one axis। जैसे एग्जांपल एक वेक्टर आगे एक वेक्टर पीछे है, मैग्नीट्यूड भी अलग डायरेक्शन भी अलग, लेकिन वो एक लाइन पे ही होंगे, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, एक्सियल वेक्टर कह सकते हैं। निगेटिव वेक्टर, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन भी नहीं होता उसको तो वेक्टर कहेगा। सब मैग्नीट्यूड भी नहीं है डायरेक्शन भी नहीं है तो उसको वेक्टर कैसे कह रहा हूं। एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताता हूं। मान लो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी सर जीरो। अगर कुछ वेलोसिटी होता तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आता, मतलब वेलोसिटी है तो वेक्टर, इस कंडीशन में उसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी को आप स्केलर तो नहीं बोल सकते, वेलोसिटी है तो वेक्टर ना, अभी उसकी वैल्यू जीरो है। अच्छा इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा, मैं पूछूं ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स पूछ रहा हूं ना मैं, उसकी वैल्यू जीरो, लेकिन पूछा तो मैंने फोर्स है। तो ऐसा वेक्टर जो है तो वेक्टर लेकिन उसकी वैल्यू अभी जीरो है, उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। यहां पे देखिए बेटा, कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वेक्टर्स है, उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। देखो इधर है ए वेक्टर, इधर है बी वेक्टर, इधर है सी वेक्टर, ये सारे एक्स वाई प्लेन में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ प्लेन से बाहर नहीं जाने चाहिए, सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो इसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। इधर देखो यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल तो बता दिया, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये वाला देखो बेटा, कोई ए वेक्टर मैंने यहां पे लिखा है, ए वेक्टर मैंने यहां पे लिखा है, अब इसके पास इसके खुद का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन। ठीक है सर, तो ये जो डायरेक्शन है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड तो इसमें ही तो डायरेक्शन है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम कह सकते हैं 1। तो यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड है ना, और ए कैप को अपन लिख सकते हैं ए वेक्टर बटा ए, और इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है। देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई एक वेक्टर है तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये डायरेक्शन बताएगा। तो इसका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1
रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ डायरेक्शन को करेगा। समझ आया ये बात? अच्छा, अगर मैं बोलूं इसका यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट वेक्टर का यूनिट, यूनिटलेस। वो लोग कंफ्यूज हो गए, सर यूनिट वेक्टर का यूनिट, यूनिटलेस मतलब मास का यूनिट क्या होता है? केजी, टाइम का सेकंड, लेंथ का मीटर। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट बताओ, यूनिटलेस। इसका यूनिट नहीं होगा कुछ, ये इसके पास सिर्फ डायरेक्शन है और डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। फील करो इस बात को। मान लो मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इनटू उसका डायरेक्शन। स्पीड का यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड। इसके डायरेक्शन का कोई यूनिट थोड़ी होगा। समझना बेटा अच्छे से। मैं बोलता हूँ वेलोसिटी मतलब हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट इज स्पीड। स्पीड का इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होता है। एक ऐप का कोई यूनिट नहीं होता। और एक ऐप निकालने पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे करेंगे? तो एक ऐप का मतलब हो गया डायरेक्शन। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो उसके पास डायरेक्शन बचेगा। ये देखो फॉर्मूला है, कोई खास बात नहीं है। अब एक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर असल में होता क्या समझना, मैं फील करना। कंपोनेंट निकालना तो बहुत आसान होता है, वो निकाल लेंगे अपन, लेकिन इसको फील करना असल में है क्या। मान लो मैं 3 मीटर आगे चलूं, 3 मीटर में आगे चल गया और यहां से टर्न लेके मैं 4 मीटर यहां चला। 3 मीटर में आगे गया और टर्न लेके 4 मीटर में ऊपर गया। अब मैं आपसे पूछूं मेरा डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे हूं वो बताओ। तो इनिशियल पोजीशन से क्या मैं 3 + 4 डिस्टेंस पे होऊंगा क्या? नहीं सर, ये आपका इनिशियल पोजीशन होगा, ये फाइनल पोजीशन होगा। इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा और वो असल में बताएगा कि आप इनिशियली पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे अभी हो। तो मैं यहां से यहां चल के गया, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है सर, आपका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। अब मेरा सवाल, मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, मैंने तुम्हें बता दिया। मैं एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेस किया वो बताओ। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर तो तब भी होगा जब ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल के आए। मान लो इस पाथ पे यहां से चल के आए, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा साहब? तुम इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ या इसी लाइन से चले जाओ। डिस्प्लेसमेंट तो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ। अगर मैं इस लाइन से भी चल के जाता हूं, इस लाइन से ऐसे चल के गया और मैं तुमसे पूछूं कि मैं एक्स में कितना डिस्प्लेस किया वो बताओ, बोलो कि सर नेट तो ये हुआ एक्स में, मतलब यहां से यहां तक आप गए, मतलब एक्स में ये चले आप। मेरे डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना है, मेरे डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट कितना है? ये होता है 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। और अच्छे से फील करो, और अच्छे से फील करो। मान लो कि मैं जाके बोर्ड से टकरा जाऊं, बोर्ड को तोड़ना चाहता हूं, जाके बोर्ड से टकरा जाऊं। तो एक तरीका है मैं ऐसे जाऊं और सीधा ऐसे इसको धक्का मारूं, सीधा ऐसे जाके धक्का मारूं सीधा, या मैं उतनी शक्ति से ऐसे जाके टेढ़ा धक्का मारूं। किस केस में बोर्ड को ज्यादा नुकसान होगा? सर अगर फोड़ना चाहते हो तो सीधा जाके धक्का मारो, टेढ़ा मारोगे तो ऐसे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक आगे और एक अंदर। तो अंदर वाले कंपोनेंट की वजह से इसको नुकसान मिलेगा। ऐसे समझो, मान लो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे एक्स एक्सिस में खींच के आगे लाना है, तो मैं इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता हूं F और इतना ही फोर्स आगे लगाता हूं। किस फोर्स की वजह से आसानी से चल देगा? इस फोर्स की वजह से। जितना आपकी क्षमता और औकात है पूरा का पूरा आपने एक्स में दिया, और ये फोर्स जो आपने लगाया वो एक्स वाई प्लेन में लगाया। अगर आप देखें कि एक्स में इससे इसकी वजह से कितना आगे आया, तो इसका इफेक्ट एक्स में देखेंगे, उसी इफेक्ट को कंपोनेंट कहते हैं। इसका इफेक्ट एक्स में मान लो कुछ है एफ एक्स, तो मेन वेक्टर तो एफ है, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, कंपोनेंट देख रहे हैं, तो कंपोनेंट हमेशा मेन वेक्टर से कम आएगा और इसका कुछ वाई में भी होगा। मतलब इस फोर्स के दोनों डायरेक्शन में इफेक्ट है, एक्स में और वाई में। समझ में आया कि नहीं आई ये बात? अब इसको मैथमेटिकली थोड़ा फील करना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अपन ने यहां पे कोई फोर्स लगाया F, जिसका मैग्नीट्यूड है F, डायरेक्शन है F का, मैग्नीट्यूड है F और डायरेक्शन है, 'f' 'है। 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 'f' '
कि मुझे इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट चाहिए, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट क्या होगा वो बताओ। बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन में कुछ इसका इफेक्ट होगा ये एफ एक्स, और वाई डायरेक्शन में भी इसका इफेक्ट होगा कुछ एफ वाई। इसको मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहां अगर लाऊं तो ये एफ वाई हो जाएगा। लेकिन सर ये एग्जैक्टली यही तक आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? देखो इस वेक्टर को दो हिस्से में तोड़ना चाहता हूं। एक्स एक्सिस में इसका इफेक्ट क्या है, वाई एक्सिस में इफेक्ट क्या है। जैसे मान लो एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन का, तो मतलब सर इसका इफेक्ट इधर बताओ कितना होगा, तो क्यों ही बताऊं मैं, क्यों बताऊं, नहीं बताऊंगा, क्या दिक्कत है? सर ये खुद एक्स वाई प्लेन में है और इसे खुद ही एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट ले रहे हो, इसका क्या मतलब है? हाँ इसका कंपोनेंट एक्स में लो वाई में लो तो इसका मतलब होगा मुझे। तो किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने मान लो कोई फोर्स लगाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में लगाया, मतलब एक्स वाई प्लेन में लगाया, उसका एक्स में इफेक्ट क्या होगा, तो ये एक्स का इफेक्ट आ गया। और वाई का इफेक्ट क्या, दोनों एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होंगे ना एक्स और वाई का इफेक्ट। और ये ट्रायंगल थ्योरम से ऐसे बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये 3 ये 4 ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। मान लो यहाँ पे एंगल थीटा गिवन है, तो अगर थीटा गिवन है और ये दोनों रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो यहाँ से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? सो cos थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका एफ एक्स, हाइपोटेन्यूज है आपका एफ, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ cos थीटा, ये इक्वेशन होगा। और अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखने की कोशिश करूं, साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है एफ वाई, हाइपोटेन्यूज है एफ, तो एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये हुआ कि कोई भी फोर्स अगर आपको एक्स वाई प्लेन में पता है और एक्स एक्सिस से एंगल पता है, तो जिधर एंगल बन रहा है उधर डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ साइन थीटा। तो ये तो बच्चे लेना सीख जाते हैं कि एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा होता है। ये मैंने प्रूफ करके बताया, मतलब ऐसा समझो कि क्रैश कोर्स के इस इतिहास में पहली बार सिर्फ कंपोनेंट लेना नहीं सिखा रहे, कंपोनेंट का फील दिलाते हुए तुम्हें कंपोनेंट प्रूफ करके दिखा रहे कि कैसे कॉस थीटा आया है। देखो ये कैसे कॉस थीटा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है इफेक्ट, इस फोर्स का एक्स में इफेक्ट एफ एक्स, तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा सिंपल, देखो इधर एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। तो ये बात आपको समझ आया बहुत अच्छे से? अच्छा, तो इसका एप्लीकेशन भी देखिए। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा F इज इक्वल टू 15 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री। मैंने फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं लगाया, मैंने फोर्स वाई एक्सिस में भी नहीं लगाया, मैंने फोर्स एक्स वाई प्लेन में लगाया है, एक्स एक्सिस से 37 डिग्री। इस फोर्स का एक्स में इफेक्ट क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर इस फोर्स का एक्स में इफेक्ट होगा, यहां से यहां तक होगा, इसका बेस बनेगा जो एफ एक्स होगा, और ये होगा सर एफ वाई, ये होता है दो रेक्टेंगुलर का। तो इसका कंपोनेंट लोगे 50 का, तो ये हो जाएगा 50, जिधर एंगल बन रहा है उधर कॉस कंपोनेंट आता है, 50 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 मतलब 40। इधर लोगे तो ये होगा एफ वाई, जिधर एंगल नहीं बन रहा उधर साइन कंपोनेंट लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 50 sin 37, ये हो जाएगा आपका 30। एक्स में कितना इफेक्ट है इस फोर्स का? 40 न्यूटन, और वाई में 30 न्यूटन। 40 प्लस 30 70, ना 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 है तो नहीं, 40 50। तो ये कैसी बात हुई फिर? ये क्या कंपोनेंट लिया यार? भाई 0 डिग्री पे थोड़ी ना है कि नेट इफेक्ट दोनों का सिंपल एडिशन हो जाएगा। ये एक्स में है 40 न्यूटन, इसका एक्स में इफेक्ट है 40 न्यूटन का, वाई में इफेक्ट है 30 न्यूटन का, और नेट इफेक्ट असल में कितना है? 50 न्यूटन। तो कंपोनेंट का मतलब आप ये नहीं कह सकते डिवीजन, ब्रेक करना। एक फोर्स मुझे पता था कितना और कितने एंगल पे, ये पता था, उसका एक्स में इफेक्ट क्या होगा और वाई में इफेक्ट क्या होगा, ये हमने निकाल लिया, मतलब उसको तोड़ दिया। अच्छा, नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब है कि मुझे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है, मुझे पता है कि वेक्टर एक्स में कितना है, वाई में पता है, तो नेट वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लो किसी वेक्टर को मैंने लिखा f इज इक्वल टू एफ एक्स,
आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप। तो कंपोनेंट्स पता है मुझे, इस फोर्स का एक्स में इफेक्ट है एफ एक्स, वाई में इफेक्ट है एफ वाई, तो नेट इफेक्ट बताओ क्या होगा। तो नेट इफेक्ट बताने के लिए अच्छे से सोचो, एफ एक्स मतलब एक्स में ये रहा एफ एक्स और वाई में ये रहा एफ वाई, तो नेट चाहिए एफ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ये भी समझ नहीं आया तो छोड़ो, तुमको यहां से देखो ये एफ एक्स होता है, ये एफ वाई होता है इन टर्म्स ऑफ एफ, तो ये दोनों इक्वेशन का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसका होल स्क्वायर बोलो क्या होगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया, राइट हैंड साइड में एफ स्क्वायर कॉस थीटा, एफ स्क्वायर साइन थीटा, एफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में एफ स्क्वायर बाहर, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में एफ स्क्वायर बाहर, तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, स्क्वायर इधर ले आओ तो f इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। देखो ये तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट बोल दो, फॉर्मूला बता दो तो तुम निकाल लोगे, लेकिन फील के साथ देखो कि कैसे आया, क्यों आया। ये इसलिए आया क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। x का इफेक्ट हमें पता है, y का इफेक्ट पता है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो नेट इफेक्ट हाइपोटेन्यूज से बनता है और उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट अंडर एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। सर ये सब ठीक है लेकिन हम पढ़ क्यों रहे, सवाल ये है कि हम पढ़ क्यों रहे। तो बेटा हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि असल में वेक्टर में हमें दो चीज सीखना है, एक ब्रेक करना, नेट वेक्टर पता है, कंपोनेंट ले लो, एक्स का इफेक्ट ले लो, अब मुझे एक्स में सब कुछ देखना तो एक्स का इधर फोर्स है, एक्स का इफेक्ट देखना तो एक्स का कंपोनेंट ले लो, मतलब ब्रेक किया आपने, उसका कंपोनेंट लिया, तोड़ा, ब्रेक किया, और मुझे एक्स और वाई पता है, उसका नेट निकाल लो। एक्स और वाई पता है, ये एक्स और वाई पता है, ये 10 और ये 10 मान लो, ये 10 10 न्यूटन वाई में लगाया, 10 न्यूटन एक्स में लगाया, 10 न्यूटन वाई में लगाया, 10 न्यूटन एक्स में लगाया, तो पार्टिकल किधर जाएगा, तो नेट इफेक्ट कितना होगा, तो 10 10 20 नहीं कर देना, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालना, x का 10 y का 10 10 रूट 2 आएगा, वो भी इधर आएगा इस तरफ। तो इंडिविजुअल पता हो तो उसको जोड़ के नेट कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल पता हो तो जोड़ के नेट कैसे निकालेंगे, यह है उसका मैग्नीट्यूड। और नेट पता हो तो उसका ब्रेक कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे। तो यही दो चीज है जो वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर है बेटा। ये देखो यहां पे एक सवाल आ रहा है हमने एंगल का, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एंगल है थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द एंगल, चारों में से कौन सा एंगल को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहां पे भी ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है। टेल से टेल तो मिल रहा है, लेकिन टेल से टेल मिलाने के बाद मिनिमम एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये गलत है, ये थीटा रिप्रेजेंट। यहां देखो टेल से टेल मिला, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, तो मिनिमम है, मतलब ये सही है यार, सी ऑप्शन सही है। यहां देखो ये ए है, ये बी है, टेल से टेल तो मिला, ये एंगल सही होना चाहिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब गलत है। यहां पे हेड मिला और ए का टेल मिला, तो हेड और टेल मिला के एंगल सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं